तो चलिए अब हम लोग आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट किए थे ही ना, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग स्टार्ट किए थे। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको बोर्ड में सब कुछ ठीक से नज़र आ रहा है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। हाँ चलो, ठीक से नज़र आ रहा है। वैसे मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आप देख लेते क्या हो रहा था कि क्या है ना, क्या हो रहा था आप पिछले क्लास में देखे। मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा था कि जैसे कि मान के चलिए कि मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या किए हम लोग, यहाँ पे क्या किए, दो हम रोड लगा दिए और यहाँ पे लगा दिए बैटरी, और यहाँ पे क्या लगा दिए, बैटरी लगा दिए। ठीक है, इस तरह से क्या कर दिए हम लोग, बैटरी लगा दिए। एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव होगा, जो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा तुम्हारा एनोड होगा, और जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। वो क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, अगर हम इसमें NaCl डाले हैं तो Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, तो जो नेगेटिव है नेगेटिव पार्ट्स पे ये जाएगा और पॉजिटिव पार्ट पे ये जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसमें दो पार्ट्स है। इसमें क्या है आपका, दो पार्ट्स है। एक है आपका क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, एक है आपका क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक है आपका क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसमें देखिए, इसमें क्या पढ़ना है, क्वालिटेटिव में क्या पढ़ना है, क्वालिटेटिव में क्या पढ़ना है कि हाउ मच नहीं, मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, है ना, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। स्टडी अबाउट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें जो है हम लोग पढ़ते हैं स्टडी अबाउट हाउ मेनी, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, समझ लो बात को। क्या है आपका यहाँ पे दो चीज़ है, एक है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है दो पार्ट्स है, एक है आपका क्वालिटेटिव और एक है आपका क्वांटिटेटिव। इस तरह से छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आपको याद है हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, बैटरी लगाए हैं। यहाँ पे क्या लगाए हैं, बैटरी लगाए हैं। तो हम जब बैटरी लगाए हैं तब ये काम करना स्टार्ट करेगा, तब ये क्या करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हम बैटरी हटा देंगे तो काम करना बंद हो जाएगा, बैटरी हटा देंगे तो काम करना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर इसको कनेक्ट किए तो NaCl डिपॉजिट हुआ। 2 मिनट के लिए कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कुछ ज़्यादा डिपॉजिट होगा, कुछ क्या होगा, ज़्यादा डिपॉजिट होगा। 3 मिनट के लिए क्या होगा, और भी ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हम करंट पास करवा रहे हैं उसका वोल्टेज हाई है, अच्छा सफिशिएंट वोल्टेज मिल रहा है, और एक में जो है ना वोल्टेज नहीं मिल रहा है। मतलब बैटरी जो है ना ख़राब हो गया है, मतलब एकदम डेड कंडीशन में था, वैसा बैटरी को लगा दिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर फ़र्क पड़ेगा, उस पर क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है ये कि टाइम पे और करंट पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहली बात। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, सबसे पहली बात। अब सुनो बात को, ये जो कंटेनर लेंगे इसमें ऐसा तो नहीं है कि NaCl लेंगे साथ में कुछ ना कुछ पानी या एक्वस तो रहेगा ही रहेगा, और एक्वस तो हमेशा ही रहता है। आप डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर इन्वर्टर में ऐड करते हैं तो इसमें एक्वस तो रहेगा ही रहेगा। तो कहने का मतलब है, मेन मुद्दा ये है कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर बन क्या रहा है, तब आप निकालिएगा कि कितना बन रहा है। ये पता चल गया कि क्या बन रहा है तो निकालेंगे कि कितना बन रहा है। तो सबसे पहले क्या है आपका क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, और दूसरा क्या है आपका क्वांटिटेटिव। इसमें क्या है आपका स्टडी अबाउट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना, स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देख लो, हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा। अब क्या किए हम लोग, यहाँ पर एक कंटेनर लिए, हम एक एक करके आपको हर एक एग्जांपल देते हुए आपको चलते हैं, बताते हुए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किए कि ये जो है आपका, ये आपका क्या है, एक कैथोड होगा, एक क्या होगा आपका कैथोड होगा, और दूसरा क्या होगा, एनोड होगा। एनोड जो होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और कैथोड जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें जो भरे हैं हम NaCl ही भरे हैं, और साथ में क्या है, ये NaCl जो है ना वो क्या है एक्वस है। NaCl क्या है आपका एक्वस है, एक्वस का मतलब क्या हो गया, एक्वस का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है पानी है, इसमें क्या है पानी है। तो इसका मतलब जब ये टूटेगा तो सबसे पहली बात ना आप आयंस लिखिए, क्या क्या आयंस बनेगा। तो NaCl में क्या बनेगा, Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस बनेगा, Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस बनेगा। और H2O में एक्वस का मतलब क्या हुआ, H प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तो, कोई दिक्कत? ठीक है, अब सुनो बात को। अब एक चीज़ है मेरे पास कैथोड, एक चीज़ है मेरे पास क्या है कैथोड। कैथोड है क्या, कैथोड है क्या नेगेटिव है, कैथोड है क्या नेगेटिव है। तो नेगेटिव के ऊपर कौन जाएगा, नेगेटिव के ऊपर क्या जाएगा, Na प्लस जाएगा और H प्लस जाएगा, Na प्लस जाएगा और H प्लस जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों का होता क्या है कैथोड पे, कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो जो रिडक्शन होगा, जो रिडक्शन होगा, उस रिडक्शन में इसका रिडक्शन होगा कि इसका रिडक्शन होगा, यही है पता करना कि किसका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ NaCl था, बहुत बढ़िया, हम जान रहे थे कि सोडियम का क्या होगा रिडक्शन होगा, लेकिन अब साथ में एक्वस है, साथ में क्या है एक्वस है, तो चेंज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका चेंज आ जाएगा। तो क्या किसका रिडक्शन होगा, तो ध्यान से सुनिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ध्यान से सुन लो इसको ना, मेरा बात सुनते सुनते ही कॉपी में जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो कॉपी में लिखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ऑप्शन अभी नहीं आया है, तो मैं कोशिश में हूँ कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ऑप्शन लाऊं। तो यहाँ पे आप लिखते चलिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है आपका कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा, उसी का रिडक्शन होगा। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं आपको दे दूंगा 5 से 6 ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको याद करना है। ठीक है, वो या तो फिर क्या होगा ना, बनाते बनाते ही आपको याद हो जाएगा कि हाँ किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इस दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है, इस दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन का क्या होता है ज़्यादा होता है। तो इस वजह से एट कैथोड H पे प्लस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को खाया और क्या बना, ये H2 बना। कोई दिक्कत आ गया समझ में? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। अब पहले से जानते हुए आए, पहले से अब जानते हुए आए। ठीक है, तो अब देख लो, अब ये तो हो गया पहला। अब दूसरी बात, जगह मेरे पास यहाँ पे कम है, मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका देखिएगा, अब क्या है आपका एट एनोड। तो एनोड पे क्या क्या आएगा बताओ, Cl पे माइनस और OH पे माइनस। ठीक है, तो इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा ज़्यादा, किसका ज़्यादा है, OH माइनस का ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, OH माइनस का ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड OH पे माइनस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप लोग को हम ये बात बोले थे कि ये आपको एकदम याद रखना है प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करता है इसमें, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। किसी को याद है क्या बनेगा, ये हाफ O2 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना है, इसको अगर तुम याद नहीं रखो कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे बनेगा, अगर बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, ये बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बैलेंस कर दें, यहाँ से 2 लगा देंगे तो हो जाएगा बैलेंस।
हाफ लगा देंगे तो अब बैलेंस कर लो यार, बैलेंस करना मैं क्या सिखाऊं तुम लोग को, तुम लोग बचपन से सीख गया है। कोई दिक्कत आया समझ में? तो चलिए यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को सॉरी यहाँ तक आप क्या कीजिए, इसको आप लिख लीजिए, छाप लीजिए इसको। एक मिनट देख लीजिए, ठीक है। एक थोड़ा सा क्या कर दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं उसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा तो है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज़्यादा है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अब बोलिएगा सर ये क्या हो गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे क्या है ना, माइग्रेटरी एप्लीट्यूड भी एक चीज़ है, एक फैक्टर है माइग्रेटरी एप्लीट्यूड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन तो होगा एज कंपेयर ए, लेकिन ये जो है ना पॉजिटिव तक पहुँच पाएगा तब तो। ये जो है OH का जो वजन है वो क्या है, Cl से बहुत ज़्यादा है, तो माइग्रेटरी एप्लीट्यूड के वजह से डेंसिटी इसका ज़्यादा है, तो माइग्रेटरी एप्लीट्यूड के वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा तो है, इसका ज़्यादा है, ठीक है ज़्यादा है, मगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, आपका Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन को खाया और क्या बना आपका ये हाफ Cl2, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, हाफ Cl2। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है ना, ओवरऑल आप लोग जो है ना एकदम सिस्टमेटिक लिखेगा, या हम किस तरह से गए, इधर गए, फिर उसके बाद ओवरऑल अगर हम लिखें, ओवर कुछ ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या था आपका, हाइड्रोजन था, H+ था, और क्या था आपका Cl माइनस, ये क्या बन रहा था, हाफ Cl2 प्लस हाफ H2, यही हो रहा था ना। अगर ऐड करेंगे तो यही आएगा, तो ये हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है OH का, लेकिन उसका माइग्रेटरी एप्लीट्यूड कम होने की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, हमको लग रहा था कि कहीं, चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये आप लोग यहाँ तक छाप लिए होंगे, कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। बोर्ड में और नीट लेवल और मेंस लेवल, एडवांस लेवल पे जितना आएगा उतना ही बताएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, ठीक है तो बहुत सागर है ये, पूरा क्या है ये सागर है। पढ़ने बैठिएगा, अगर आप इंटरेस्ट लीजिएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने का मन करेगा। लेकिन अगर आप नंबर के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई किसी तरह से हमको नंबर लेके आ जाना है, तो कभी वैक्सीन बन ही नहीं पाएगा, कभी भी कोरोना का वैक्सीन बन ही नहीं पाएगा। साला पढ़ो नंबर के लिए, हाँ सीखने के लिए पढ़ेगा तो कोई, अरे भाई जो कोरोना बनाया उसको तो कोई इंसान ही नंबर नहीं आएगा, लेकिन वैक्सीन तो बन जाएगा। एक एग्जांपल हमको याद आया, जो मेरा सबसे पहला बैच का एक 2 स्टूडेंट था, ठीक है। एक जो है ना वो हमेशा 90% लाता था, और एक जो है ना 60 से CBSE का था, 60% से 70, बहुत हुआ तो 70 हुआ, दोनों घरा में, तो दोनों साथ में चला गया कॉलेज पढ़ने के लिए, बीटेक, ठीक है। वहाँ क्या हुआ, जो 60% वाला जो था ना, वो इंटरनेशनल के लिए, वो जब भी कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता था ना, तो सबसे ज़्यादा, और कॉलेज में भी उसका मार्क्स ज़्यादा नहीं आता था, 50% तो बहुत हो गया उसके लिए खुश। लेकिन वो 3rd ईयर में ही उसका प्लेसमेंट हो गया, पूरे कॉलेज में उसका 3rd ईयर में उसका प्लेसमेंट हो गया। वो कुछ ना कुछ खुरपाती, कुछ ना कुछ ऐसे बनाते रहता था ना, बहुत दिमाग का जो था ना बहुत तेज था। हाँ, जो अगर सीखिएगा ना तो वो कभी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन जो आपका जो नंबर है ना, नहीं सुना है कि BA पढ़ के भैंस चरा है, गाना सुने हैं, हाँ बकरी चलावत बा, एगो भोजपुरी में गाना है ना, तो वो नंबर जो है ना, वो नंबर काम नहीं आने वाला, काम आएगा आपको नॉलेज, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको रिजर्वेशन जो है ना एक नौकरी दे सकता है, खुशहाली नहीं दे सकता है। हाँ, खुशहाली को देगा, तुम्हारा टैलेंट ही तुमको खुश रखेगा, ठीक है। छोड़ो यार ये सब बकवास की बातें, क्या सुन रहा है। हाँ तो क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हो
हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक और देखते हैं हम लोग, Na2SO4, ठीक है, इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, Na2SO4 एक्वस, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहली बात, अब आयंस कौन कौन सा होगा, जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके अपने खुद से बनाइएगा, ठीक है। और आप लोग भी क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, आयंस बताइए कि क्या क्या है पहले हमको। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, आयंस होगा, Na+SO4 पे -H+OH, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों में से किसका होगा, ये कहाँ जाएगा, आपका कैथोड पे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो एट कैथोड, कैथोड पे जाएगा कौन, हाइड्रोजन। आप बढ़िया से जान रहे थे, आप बढ़िया से जान रहे हैं कि हाइड्रोजन जाएगा, आप सीख गए, अभी सीख गए ना। अब देखो एट एनोड, एनोड पे क्या होगा बॉस, एनोड पे क्या होगा, SO4 पे -2 और OH पे माइनस, ठीक है, होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसी का ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसी का ज़्यादा है, और माइग्रेटरी एप्लीट्यूड भी इसी का ज़्यादा है। क्यों, ये थोड़ा ना, ये थोड़ा देखो बड़ा एटम है, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल से, ठीक है, इसके वजह से इसका जो मूवमेंट का जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसको पहुंचने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, इसको पहुंचने के लिए एनर्जी, अगर एनर्जी हम ज़्यादा दे के वहाँ तक पहुँचा दें, ठीक है, तो भी इसका नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या है, ज़्यादा, एज कंपेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एट एनोड, डायरेक्ट हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, OH पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा, हाफ O2 प्लस H2O प्लस, एक राज की बात मैं बताऊँ तुम लोगों को, किसी को बोलेगा नहीं ना, बोलो, बोल देगा तुम, सुन लो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। पूछो कैसे, यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। नहीं मालूम बहुत लोग को, भाई कैसे लिख दिए, कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे ये आगे। यहाँ पे कितना होगा, -2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, -2 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा बताइए, OH माइनस है तो कितना होगा आपका, -2 होगा, -2 से कितना हो गया, 0 हो गया, -2 से क्या हो गया, 0 हो गया, और -2 से -2 ही रह गया, सॉरी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ एक ही का हो रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन इस तरह का बहुत सारा आपको मिलेगा जहाँ पे OH का, O का क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। तो समझ में आया बात को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सुनो, इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया कि हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना था Na2SO4 का, हम यही सोच के जा रहे थे ना कि हमको Na2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया किसका, देख लो तुम, H का और OH माइनस का, H का और OH माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, करवाना था हमको Na2SO4 का, लेकिन किसका हो गया, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे इसका, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे इसका, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत लोग क्या करता है, अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये और ये दोनों से मिला के तो ये दोनों को तोड़ता है, तोड़ने के बाद एक्वस लिखा रहता है, तोड़ने के बाद इसको इलेक्ट्रॉन खिलाता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, और जो प्रोडक्ट रहता है लिख देता है। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। पूरा बढ़िया से था, सब कुछ किया था, लेकिन एन वक्त पे क्या हो गया, थोड़ा सा और आगे तक नहीं पढ़ा, बस यही चीज़ है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, VVI कर लो, इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका कोई ना कोई एग्जाम में भी फिक्स रहता है। बैटरी में तो लेकिन सर उतना ही दिया हुआ है, Na+SO4 बैटरी में लिखा हुआ, तो लिखा हुआ है, उसको यूज किया गया है, बैटरी का अलग होगा नहीं, तो बैटरी से क्या हो रहा है ना, वो तो क्या है तुम्हारा, उसमें क्या है तुम्हारा, वो तो गैल्वेनिक सेल है ना, सेकेंडरी बैटरी। वो बैटरी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चंस में समझ में आ गया बात को। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए। देखिए टॉपिक लिखिएगा आप लोग, माइग्रेटरी एप्लीट्यूड, माइग्रेटरी एप्लीट्यूड, माइग्रेटरी एप्लीट्यूड। ठीक है, कोई दिक्कत। तो माइग्रेटरी एप्लीट्यूड में क्या है कि हाइड्रोजन जो है ना, सिर्फ कैल्शियम से उसका माइग्रेटरी एप्लीट्यूड इससे क्या होता है, कम होता है, बाकी सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है।
ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, लिख लीजिए ये पॉइंट्स सारा, ठीक है। OH माइनस जो है सिर्फ Cl माइनस से कम होता है, बाकी सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक हम सीरीज लिखवा दिए हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन जो भी हेलोजन है वो तीनों हेलोजन जो है इसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड जो होता है बाकी सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, बाकी सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये फिर घटते चला जाएगा, NO, फिर SO4, और फिर सबसे कम जो होता है F2 का होता है। सबसे कम किसका होता है आपका, F पे -2 का होता है। अब देखिए याद कैसे रखिएगा, ये 3 तो आपको याद रहेगा, ऊपर से जब नीचे आइएगा हेलोजन में तो क्या होगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन होगा। इसके बाद फिर क्या है आपका, ये एसिटिक एसिड वाला है, ये H प्लस हम यहाँ से हटा दिए हैं, ठीक है। फिर OH माइनस, फिर क्या आपका ये OH माइनस, फिर ये तुम्हारा NO3 तो हम लिख ही दिए हैं वहाँ पे। फिर उससे NO3 से अगर NO3 और SO4 में कंपेरिजन आ गया तो ये हो गया, फिर सबसे कम ये। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ये और यही 3 से आएगा, यही 3 से आएगा। ये सब रेयर केस में ही रहेगा, बहुत ही रेयर केस में। एडवांस में कभी कभी पूछता है, कभी कभी, अभी तक भी बहुत कम ही पूछा है, ठीक है। कोई दिक्कत आ गया समझ में, तो लिख लीजिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, इसको आप लिख लीजिएगा। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स लिखिए। क्या पॉइंट्स है हम आपको समझा देते हैं पहले। पॉइंट्स क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में डिपेंड करता है कि जो हम मटेरियल ले रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो आयंस में ब्रेक हो। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो आयंस में ब्रेक हो। तो जो हम मटेरियल ले रहे हैं, वो कैसा मटेरियल है सबसे पहली बात। और ये जो इलेक्ट्रोड है वो जो है वो क्या है, रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। अगर ये रिएक्टिव रहेगा तो क्या होगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं। ये क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत। तो इस तरह से क्या करता है, इसमें 3 पॉइंट्स क्या है आपका, ये डिपेंड करता है, तो उसको आप लिख लीजिए, लिखिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस पॉइंट देखिए, पहले लिखिएगा, पॉइंट देखिए पहला, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम कंपाउंड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम कंपाउंड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देके लिखिएगा। वैसे जब भी बोलेंगे पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स तो नंबर मत देना, ठीक है, नंबर देके नहीं लिखा जाता। तो लिखिएगा इसमें, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन the nature of material being electrolyzed. Product of electrolysis depend on the nature of material being electrolyzed and type of electrode being used, and type of electrode being used, BEING, being used. If electrode is inert, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट देके स्टार्ट देके लिखना, इफ इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा। इनर्ट क्या होता है आपका, प्लेटिनम, और कोमा देके AU, प्लेटिनम और कोमा देके AU, ब्रैकेट बंद कर लिखिएगा। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन and act only as source or sink, and acts only as source और सिंक, SIN के सिंक, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव, it participate in the, if electrode is reactive, it participate in the electrode reaction
it participate in the electrode reaction may be different as a product. ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन different oxidizing and reducing species. Different oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell. And their standard electrode potential. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था आपका, पहला था क्वालिटेटिव, दूसरा क्या है आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है, अरे इसको मैं क्यों ले लिया हाथ में। देखिए, ठीक है, दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है मेरा गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि कितना यहाँ पे बनेगा, कितना यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिए। तो इसके लिए दो लॉ आया, एक आया आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ और दूसरा आया फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ से। इसमें दो लॉ आया, एक आपका फैराडे फर्स्ट और दूसरा आपका फैराडे सेकेंड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे फर्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये बहुत मज़ेदार भी है। ठीक है, ये भाई साहब क्या बोले, ये बोले कि जो वेट जो डिपॉजिटेड होगा, जो वेट जो है यहाँ पे, जो वेट जो डिपॉजिटेड होगा, कुछ तो कुछ जाएगा ना, डिपॉजिट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब ये खाएगा तो सोडियम में चेंज होगा, तो क्या होगा, वेट जो है डिपॉजिटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू का। जितना हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जितना हम उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उसी का क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई दिक्कत आए समझ में? इस प्रोपोर्शनल को हटाया गया, तो यहाँ पे Z एक वैल्यू दिया गया, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब समझो बात को, ये चीज़ सबको बता देता है, ये Z के बारे में ना सबको नहीं बता पाता है। टीचर लोग जो है Z को स्किप कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन सारा चीज़ यहीं पे छुपा हुआ है, सारा चीज़ यहीं पे छुपा हुआ। देखो कैसे, सबसे पहली बात हम लोग Z को डिफाइन करते हैं। Z को क्या करते हैं, हम अभी समझा देते हैं, आपको लिखवा देंगे फिर। ठीक है, Z को डिफाइन करते हैं, बोलता है कि ये जो चार्ज है, अगर 1 कूलम्ब होगा, ये कितना होगा, 1 कूलम्ब होगा, तो वेट जो डिपॉजिटेड होगा वो कितना के बराबर में होगा, Z के बराबर में होगा। वेट जो डिपॉजिटेड होगा वो कितना के बराबर में होगा, Z के बराबर में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझो बात को, अब यहाँ पे तुम समझो, हम इसको समझाने के लिए हम कुछ तरीका बनाए हैं। क्या है कि हम इसको Z को समझते हैं कि आखिर Z है क्या। देखिए यहाँ पे, ये तो आप समझ गए। एक्चुअली देखिए क्या है, आप देखिए कि सोडियम पे प्लस चार्ज है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को खाया तो कितना बना, सोडियम बना। सोडियम पे क्या है, प्लस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन को खाया तो कितना बना, सोडियम बना। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ,
अच्छा, इसको बताने से पहले हमको क्या करना होगा ना, 1 मोल चार्ज के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले 1 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 96500 आएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये समझो यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम पे प्लस चार्ज है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को खाया और क्या बना आपका यहाँ पे सोडियम। अगर ये 1 मोल होगा, क्या होगा, ये 1 मोल होगा, तो ये जो चार्ज होगा वो कितने मोल का हो जाएगा आपका, 1 मोल का चार्ज हो जाएगा ना। और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, या तो ये समझो कि 1 मोल सोडियम पे प्लस चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन खाया, तो 1 मोल क्या बना, सोडियम बना, कोई दिक्कत। और 1 मोल सोडियम का वेट कितना होता है, 23 ग्राम, ठीक है, 23 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल चार्ज, और 1 मोल चार्ज में कितना है, 96500 कूलम। मतलब इतना कूलम चार्ज जब सोडियम खाया, इतना कूलम चार्ज जब सोडियम खाया तो 23 ग्राम सोडियम बना, यही हुआ ना, ठीक है। तो जब 1 कूलम खाएगा तो कितना बनेगा, 23/96500 होगा ना। और यही तो है, जब 1 कूलम चार्ज हम ये करेंगे तो जो जेड होगा वो डब्ल्यू के बराबर में होगा ना। तो ये जो वैल्यू है, किसके लिए आ गया, जेड के लिए आ गया। किसके लिए हो गया ये जेड जो हो गया किसके लिए हो गया, 4 सोडियम के लिए हो गया। 4 किसके लिए हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। अब सिमिलरली जो है, एक काम करो, यहाँ पे हम क्या कर दिए, यहाँ पे मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को खाया और खा के क्या बना आपका, मैग्नीशियम बना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ये 2 मोल हो गया ना, ये 2 हो गया तो क्या हो गया, 2 मोल हो गया, 2 मोल हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका, यहाँ पे हो गया आपका 96500 इक्वल टू कितना हो गया, ये 24 हो गया, कोई दिक्कत। सोडियम मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे कुलम्ब इक्वल टू अगर लिखे तो कितना हो गया, 24/2 इंटू 96500 हो गया, कोई दिक्कत। ठीक इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देते हैं, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को खाया और क्या बना तुम्हारा, एल्युमिनियम बना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 इंटू 96500 कूलम इक्वल टू एल्युमिनियम का कितना होता है, वेट कितना होता है, 27 होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। तो C इक्वल टू कितना हो गया, 27/3 इंटू 96500 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर आ गया। अब सुनो, अब देखो, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखे तो 1 लिख सकते हैं, सोडियम वाला में कुछ नहीं लिखे तो 1 लिख सकते हैं। तो जो जेड है, जो है ना, जो जेड जो आया, पहले क्या करो, थोड़ा जो है तुम लोग इसको उतार लो, उसके बाद मैं आपको जेड का थोड़ा सा वैल्यू बताता हूँ। पहले यहाँ तो उतार लो, तो हाँ, तो ये क्या था आपका, तो इसको अब देखिए हमें यहाँ पे जेड का ना, ये जो जेड है ना, जेड का हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, जेड का जो फॉर्मूला है कैसे बना सकते हैं। अगर हम जेड इक्वल टू लिखना चाहें तो ये क्या है तुम्हारा, 27, 24 और 23, ये मोलिकुलर वेट है। ये क्या है तुम्हारा, मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर। अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट होगा, हम वो लिख नहीं रहे हैं। अगर एटम होगा तो क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। मोलिकुलर वेट है, डिवाइडेड बाई ये वो क्या है आपका, फैराडे कांस्टेंट। ये क्या है आपका, फैराडे कांस्टेंट। और देखिए, और क्या है साथ में है n, साथ में क्या है, n, जिसको हम क्या मतलब नाम दिया गया है n फैक्टर। क्या नाम दिया गया है, n फैक्टर। ये n फैक्टर के बारे में हमको आज का जो क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बताना था, बट हम थोड़ा सा भूल गए बताने में, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। तो n फैक्टर है क्या, बहुत ही आसान चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
लॉस, गेन और ट्रांसफर। कोई दिक्कत यहां पर? आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और ट्रांसफर के बारे में तो हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ? 2 हुआ तो 2 हो गया। यहाँ पे कितना था? 3, तो 3 हो गया। सोडियम में कितना था? 1, तो 1 हो गया। कोई दिक्कत आ गया समझ में? तो ये क्या हो गया आपका ये हो गया आपका जेड का एक फॉर्मूला। जेड का क्या हो गया? एक फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब समझो बात को। अब इस फॉर्मूला को क्या करो कि उठा के, या तो फिर हम यहाँ पे ये भी, अब इसमें और भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो मैं आपको अभी आप क्या देखें कि W इक्वल टू कितना है? Z है, और क्या है आपका? Q है। यही है ना? W इक्वल टू क्या है? Z है। तो इसमें क्या करो? उठा के पुट कर दो। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? Z का वैल्यू कितना हो गया? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई F इंटू N इंटू क्यू के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, I और T। कोई दिक्कत आ गया समझ में? अब देखो, जितना हम करंट पास करवाएंगे, जितना टाइम तक पास करवाएंगे, उतना वेट डिपॉजिट होगा। 1 सेकेंड के लिए करवाएंगे तो कुछ और होगा, 2 सेकेंड के लिए क्या होगा? तो टाइम पे डिपेंड कर गया ये आपका। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? एक चीज और मैं आपको राज की बात बता रहा हूं कि ये जो है मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर इक्वल टू होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है आपका? इक्विवेलेंट वेट। कोई दिक्कत आए समझ में? यहाँ पे मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। किसी भी, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे क्या किए 24 है, इसका क्या है? एन फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 जो होगा ये क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। 12 जो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा। ये इक्विवेलेंट वेट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, हम आपको इसी क्लास, मतलब कि इसी चैप्टर में हम इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई एफ। कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला ये हो गया ना? W का देखिए यहाँ पे कितना फॉर्मूला बन रहा है? एक फॉर्मूला तो ये हो गया। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका यहीं से एग्जाम में आएगा, बोर्ड के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। इससे ज़्यादा का औकात नहीं है। अब देखो थोड़ा सा और हम फॉर्मूला को चेंज करते हैं। ये क्या है आपका? वेट है। ये क्या है आपका? वेट है। और ये क्या है आपका? मोलिकुलर वेट इक्वल टू कितना हो गया बताइए? I इंटू टी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एन। और वेट बाई मोलिकुलर वेट इक्वल टू क्या होगा बताओ? वेट बाई मोलिकुलर वेट इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ वेट बाई मोलिकुलर वेट इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल। तो एन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, तो हम आपको 11 में था, इन लोगों को हम बताए थे कि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हजारों फॉर्मूला है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। सिर्फ उस समझिए कि क्या है, तो बिना फॉर्मूला का आप निकालिएगा, बिना फॉर्मूला का आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पे? I इंटू टी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एन। कोई दिक्कत आ गया समझ में? भालो छापो इसको। चलिए तो थोड़ा अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, आगे लिखिएगा नेक्स्ट क्लास।